हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्कोर प्लस। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ पे बच्चों क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि है क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर अब हम क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर की हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो चलो बच्चों जल्दी से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है which of the following statement about the reaction below are incorrect। मतलब हमें दी गई है एक केमिकल रिएक्शन और हमें बताना है कि उसके बारे में कौन सी बातें ठीक है और कौन सी गलत है बच्चे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर हमारी रिएक्शन है क्या। तो रिएक्शन कहती है PbO प्लस कार्बन, यानी कि लेड ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ, और हमें क्या दे रहा है एज अ प्रोडक्ट, लेड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, हम लिखेंगे रिएक्शन को, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और हमें मिला सॉलिड लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चे। अब हमें क्या बताना है कि इन सभी दी हुई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है, जो कि क्या है बच्चे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, इसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, जो ये रिएक्शन आपके पास है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, ये है एक एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। तो अब हम देखते हैं कि आखिर किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो आ जाओ अपनी इक्वेशन के पास। यहां देखो बच्चे, ये है लेड ऑक्साइड और प्रोडक्ट में जाके ये बन गया क्या, लेड। यानी कि इस लेड ऑक्साइड के साथ क्या हुआ बच्चे, इसने अपने ऑक्सीजन एटम को धक्के मार के बाहर निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि इसे बनाना है सॉलिड लेड। तो आप क्या लिख दोगे कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है बच्चे। और जब भी आपको पता है होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चे, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। कौन सी रिएक्शन हुई है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है। तो यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि जो है हमारा लेड ऑक्साइड यानी कि PbO, उसकी क्या हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है और रिड्यूस होके वो क्या बना रहा है, सॉलिड लेड बना रहा है। अब आ जाओ बच्चे कार्बन के पास, रिएक्टेंट में था कार्बन अकेला और जब लेड ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला तो कार्बन ने उसे बोला, चल लेड ने तो तुझे निकाल दिया है, तू मेरे साथ ही आ जा, हम दोनों मिलके साथ साथ बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे प्रोडक्ट में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब यहाँ देखिए, कार्बन से बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि हो गया है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस प्रोसेस में कर दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी होगा, जब भी हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तब हम क्या कहेंगे,
हमारी हुई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां लिख दो क्या हुई है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। अब देखिए जिस तरीके से आपने ये बोला कि लेड ऑक्साइड की हुई है रिडक्शन, उसी तरीके से आप क्या बोलेंगे कि कार्बन जो है बच्चे उसकी हुई है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये दो बातें हैं जो हमें इस रिएक्शन में पता चल गई हैं। अब हम चलते हैं वापस कहां, अपने क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन जो है वो हमें बोल रहा है बताइए क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। नहीं बच्चे, लेड का रिडक्शन नहीं कराया हमने, हमने क्या कराया है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन कराया है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां आप बोलोगे कि ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आ जाओ सी पे, ये बोल रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। कार्बन का ऑक्सीडेशन करके ही तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है, यानी कि ये स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट। उसके बाद देखिए लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जब लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ तब उसने बनाया सॉलिड लेड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन ने क्योंकि हमें पूछा है बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हम ये बताएंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए एंड बी। तो यहां देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हो जाता है करेक्ट, ए एंड बी। तो ये था हमारा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe, मतलब हमें दे दी गई है एक केमिकल इक्वेशन और ये पूछ रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, मतलब ये पूछना चाहता है कि आप हमें ये बताइए कि किस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे हुई है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले लिख लो अपना रिएक्शन जो कि है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम क्या बना रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखिए तो जो आयरन का कंपाउंड था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अब उसकी जगह प्रोडक्ट में क्या बन गया है, एल्यूमिनियम का कंपाउंड ऑक्सीजन की जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एल्यूमिनियम ने आयरन को उसके ऑक्साइड में से रिप्लेस कर दिया। तो जब भी रिप्लेस किया जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी कि जो ये रिएक्शन हमें दी गई है ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देख लेते हैं, ए ऑप्शन बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि गलत है, बी कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी गलत है, सी कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है कि जब हम आयरन की फिलिंग्स यानी कि आयरन को डालेंगे किस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl में, तब क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, हम क्या ले रहे हैं, आयरन, और उसे डाल रहे हैं HCl में। HCl क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या बनाएगा ये,
क्योंकि बच्चे जो आयरन है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आ जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बना लेगा अपना सॉल्ट, यानी कि बन जाएगा FeCl2 और प्लस आपकी निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस बाहर। अगर आप इसे बैलेंस कर दो तो देखो प्रोडक्ट में 2Cl है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट में भी इसे 2HCl कर लो ताकि Fe भी बैलेंस हो जाए, आपका हाइड्रोजन भी दोनों साइड बराबर हो जाए और क्लोरीन भी दोनों साइड बच्चे बराबर हो जाए। अब जो ये रिएक्शन है इसके लिए हमें अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो ए कह रहा है हाइड्रोजन गैस बन रही है, आयरन क्लोराइड बन रहे हैं, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी देखिए क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस नहीं बनी बच्चे, ना आयरन का हाइड्रोक्साइड बना। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमारी हुई है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डी बोल रहा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो बच्चे ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि आयरन सॉल्ट तो प्रोड्यूस हुआ है, FeCl2 तो बना है, लेकिन उसके साथ में वाटर नहीं बल्कि क्या बना है बच्चे, हाइड्रोजन गैस बनी है, तो इसीलिए ये भी गलत है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बच्चे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। जैसे कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो तरीके की केमिकल इक्वेशंस आती हैं बच्चे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी, जब भी हमारा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल होगा किसके, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के, तब हम कहेंगे कि वो है एक हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो आप इसे लिख लीजिए, आखिर एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है। तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है बच्चे, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के इक्वल है। और हमने देखा है बच्चे एक और डेफिनेशन, हम इसे बोल सकते हैं व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है बच्चे, जब हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कहां, ऑन द रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल होंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तब हम क्या कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, वो केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहीं पे देखो सेकंड पार्ट भी है बच्चे, वो क्या बोल रहा है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, मतलब बैलेंस आखिर क्यों होनी चाहिए एक केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर बच्चे है टू फॉलो, एक लॉ पढ़ा था हमने, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चे। ठीक है, हमने ये देखा कि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड भी होती है और बैलेंस्ड भी होती है, लेकिन हमें हमेशा चाहिए होती है एक कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसा क्यों है, आखिर क्यों हमें बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए बच्चा, इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो हमें कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं
तो ना तो आपका मास उसमें बन सकता है, एक्स्ट्रा जनरेट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब आता है ये, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहीं से आ गया बच्चे कि इक्वेशन को होना चाहिए क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। मतलब क्या दे रहा है, ये हमें दे रहे हैं क्या बच्चा, एक स्टेटमेंट। किस चीज की स्टेटमेंट, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें देनी है क्या, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, वो जब मिलेगा किसके साथ, N2 के साथ, तो बनाता है अमोनिया यानी कि NH3। अब हमें इसे करना है बैलेंस, तो आ जाओ जल्दी से बनाते हैं अपनी टेबल, जहां हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं और यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं। LHS का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड और RHS का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन दी प्रोडक्ट साइड। अब लिख लो कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, बस दो ही एटम है यहाँ पे। तो रिएक्टेंट के पास हैं 2 हाइड्रोजन और 2 ही नाइट्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट के पास हैं 3 हाइड्रोजन और सिर्फ 1 नाइट्रोजन बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस रिएक्शन में, हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 अमोनिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन हो गई या नाइट्रोजन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैलेंस। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अनबैलेंस कहाँ क्रिएट हो गया, हाइड्रोजन एटम में अनबैलेंस क्रिएट हो गया। तो अब इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6 है यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के एटम्स। तो रिएक्टेंट पे भी कितने करने पड़ेंगे हमें, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दो 3H2। अब आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, क्विकली चेक कर लो कि कंप्लीट बैलेंस हुआ है या नहीं। देखो यहाँ है 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी है 6 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के पास है 2 नाइट्रोजन और प्रोडक्ट के पास भी है 2 नाइट्रोजन, यानी कि ये रिएक्शन हमने चेंज कर दी बच्चे किस में, कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, H2S बर्न्स इन एयर यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और बन गया वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम बनाएंगे टेबल, एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और ये नंबर ऑफ एटम जो कि राइट हैंड साइड पे है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से एटम्स हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। अब इधर आ जाओ, यहाँ अब हमें क्या करना है, एटम्स लिख लिए हमने कौन कौन से हैं, अब हमें उनकी काउंटिंग करनी है। तो रिएक्टेंट के पास हैं 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। अब आ जाओ प्रोडक्ट के पास, तो प्रोडक्ट के पास कितने हैं बच्चे, 2 है हाइड्रोजन, 1 है सल्फर और 3 यानी कि 1 + 2 3 है ऑक्सीजन के एटम्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा इससे किस में, 3 से
4 में, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 2 है, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है आपका 4 या 6 हो सकता है, पर यहाँ तो ये 3 है, तो हमें इसके अंदर बैलेंस जो क्रिएट करना है, उसके लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई के बाद क्या हुआ बच्चे, जो हाइड्रोजन थी वो हो गई प्रोडक्ट के पास 4 हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन थे वो 2 यहाँ और 2 यहाँ हो गई। मतलब अब कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 4 हो गए बच्चे। अब देखो इधर आ जाओ, अब हमें क्या करना है, पहले तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, सल्फर तो बैलेंस है, और आपकी हाइड्रोजन भी जो है वो अब अनबैलेंस्ड हो गया। तो अगर आप इसे बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसे, हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन हो गई, लेकिन अब सल्फर कितने हो गए बच्चे, 2 सल्फर हो गए। ठीक है, कहाँ, रिएक्टेंट के पास, तो प्रोडक्ट में भी क्या करने पड़ेगा, 2 सल्फर करना पड़ेगा हमें, कर दिया। पर अब क्या हुआ यहाँ पे, और ऑक्सीजन को भी हमें यहाँ पे, अभी ऑक्सीजन जो है ये अनबैलेंस्ड है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ यहाँ पे बच्चे, देखो सल्फर को जब हम बैलेंस करने गए तो हमने क्या कर दिया, अब हमारे 2 + 4 यानी कि जो पहले हमने 2 + 2 बनाया था ऑक्सीजन को 4, अब कितने हो गए, 2 + 4 यानी कि 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो यानी कि अब हमें इस साइड पे भी कितने एटम चाहिए, ऑक्सीजन के 6 चाहिए। तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम कर देंगे 6 ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बच्चे देखना है क्विकली, क्या ये बैलेंस इक्वेशन बन गई है अभी या नहीं। तो चलो फटाफट चेक करते हैं। यहाँ है हमारे पास 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, और 4 ही हाइड्रोजन है प्रोडक्ट के पास भी। यहाँ हमारे पास हैं 2 सल्फर रिएक्टेंट में, और 2 ही सल्फर कहाँ है, प्रोडक्ट में है, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ हमारे पास है 3 × 2 यानी कि 6 एटम ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के पास हैं, तो 2 + 4 यानी कि 6 ही ऑक्सीजन एटम हमारे प्रोडक्ट के पास भी है। तो अब ये इक्वेशन बन गई हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसे दोबारा लिख लो, 2H2S + 3O2 क्या बना बच्चे, 2H2O + 2SO2, ये बन गई हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट करा किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, और इसने क्या बनाया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ठीक है, अब हम करेंगे इसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट। तो हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ आएगी आपकी राइट हैंड साइड। अब यहाँ देखो क्या क्या है, बेरियम है, क्लोराइड है, एल्यूमिनियम है, और सल्फेट को हम क्या करते हैं, एज अ एनायन एक साथ ही लेके उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ है रिएक्टेंट में काउंट कर लो, 1 बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट। अब आ जाओ प्रोडक्ट के पास, वहां है आपका 1 बेरियम, 3 क्लोरीन, 1 एल्यूमिनियम और 1 सल्फेट।
यानी कि यहाँ पे देखो, ये तो बैलेंस है बेरियम, क्लोरीन जो है अनबैलेंस है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं है और सल्फेट भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले कर लो अपने सल्फेट को बैलेंस, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ क्या होगा अब 3BaSO4। जैसे ही यहाँ पे 3BaSO4 हुआ, आपने बेरियम को भी बढ़ा दिया, तो यहाँ लिखो 3 बेरियम हो गया प्रोडक्ट में। अब क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में भी उसे 3 बेरियम करना होगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 3। ठीक है बच्चे, अब यहाँ बेरियम बैलेंस करके क्लोरीन कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन हो गए हमारे पास बच्चे। अब क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में इसको बैलेंस करना होगा, तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 करोगे, यानी कि इसे आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्लोरीन को बैलेंस किया, यहाँ पे प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए, और हमें चाहिए भी कितने थे, 2 ही चाहिए थे। अब फटाफट चेक कर लो, 3 बेरियम है रिएक्टेंट के पास और 3 ही है हमारे प्रोडक्ट के पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 क्लोरीन है रिएक्टेंट के पास और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 ही है हमारे प्रोडक्ट के पास। 2 एल्यूमिनियम है रिएक्टेंट में और 2 ही एल्यूमिनियम है प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चे, 3 सल्फेट है हमारे रिएक्टेंट के पास और 3 सल्फेट है हमारे प्रोडक्ट के पास, यानी कि अब ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। ये जो इक्वेशन है ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, पोटेशियम का सिंबल के किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इसने एज अ प्रोडक्ट क्या बना दिया बच्चे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करा। ठीक है, और साथ में क्या बना आपका, हाइड्रोजन गैस भी बनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इसकी बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हमारी बनेगी टेबल जिसमें हम लिखेंगे हमारे पास है कौन कौन से एलिमेंट्स और लिखेंगे कि वो रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो देखो कौन कौन से हैं हमारे पास, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट के पास एक पोटेशियम है, प्रोडक्ट के पास भी एक पोटेशियम है। रिएक्टेंट के पास 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के पास कितने हाइड्रोजन है बच्चे, 1 + 2 यानी कि 3 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन रिएक्टेंट के पास है 1 और आपके प्रोडक्ट के पास कितना है, 1, यानी कि गड़बड़ सारी कहाँ हुई है, हमारी हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि वो रिएक्टेंट में 2 है बल्कि जबकि देखो प्रोडक्ट में 3 है, तो सारी डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट हुई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना है हमें, तो हम क्या करेंगे 2KOH कर देंगे। तो अब क्या होगा 2 + 2 यानी कि 3 नहीं बल्कि 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास। अब साथ ही में हमने क्या कर दिया, 2 पोटेशियम कर दिया और एक और चीज 2 ऑक्सीजन भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, अब जो आपने हाइड्रोजन और इसको करा है अब इधर से बैलेंस करो, हाइड्रोजन को कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4, तो यहाँ आ जाएगा 2H2O। अब जैसे ही आप 2H2O करोगे तो आपके ऑक्सीजन भी बन जाएंगे 2 एटम्स। ठीक है, और एक और चीज क्या करनी पड़ेगी, पोटेशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो भी बैलेंस हो जाए। अब देखो फटाफट काउंट करके देखो, रिएक्टेंट के पास 2 पोटेशियम है तो प्रोडक्ट के पास भी है हमारे 2 पोटेशियम। रिएक्टेंट के पास 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट के पास भी 2 + 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन है बच्चे। और रिएक्टेंट के पास 2 ऑक्सीजन है तो आपके प्रोडक्ट के पास भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ये इक्वेशन जो आई 2K यानी कि पोटेशियम +
2H2O gives 2KOH plus H2। ये क्या है? आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई थी रिएक्शन की, वैसे ही अब हमें क्या दे दी उन्होंने? एक वर्ड इक्वेशन दे दी। पर करना हमें क्या है? सेम ही काम करना है, हमें उन्हें भी बैलेंस करना है। तो हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, अब हम क्या करते हैं? इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स, फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और आपके राइट हैंड साइड पे कितने हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है। अब बच्चे जैसे जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? सल्फेट को एज एनायन एक साथ लेके बैलेंस कर लेते हैं, इजी रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? जो नाइट्रेट है इसको हम एज एनायन एक ही एंटिटी मान के बैलेंस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसे ले लेते हैं साथ में। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है हमारे पास? कैल्शियम है और फिर क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में है हमारे पास 2। अब यहाँ क्या ये 1 है? बताओ। नहीं बच्चे, 1 तो इसके पास है, बाकी 2 ये भी तो है, तो इसे हम लिखेंगे 1 + 2, यानी कि ये है 3। अब नाइट्रेट देखो, यहाँ है हमारे पास 1 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारे पास है 2 नाइट्रेट बच्चे। फिर देखिए कैल्शियम आपके रिएक्टेंट के पास है 1 और आपके प्रोडक्ट के पास भी है 1। अब साथ में ऑक्सीजन देखिए, जो ये वाली ऑक्सीजन है ये है आपके पास 2। अब इसमें बच्चे ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कि आप जो नाइट्रेट है उसको जब एक साथ लेके चल रहे हो तो आप उसकी ऑक्सीजन को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वरना आपकी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। तो ये है 2 ऑक्सीजन और दूसरी साइड पे इन्हें नहीं लेना है क्योंकि इसे हमने एक साथ ले लिया है, अब इसे लेना है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो बैलेंसिंग जो है हमारी सिर्फ कैल्शियम जो है ये ही बैलेंस है, बाकी आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, नाइट्रेट भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो? अपने नाइट्रेट को बैलेंस कर दो। कैसे करेंगे? यहाँ कर दो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ कर दो 2HNO3। तो जैसे ही 2HNO3 हुआ उसके साथ में क्या हुआ? हाइड्रोजन कितनी हो गई? अब 4 हो जाएंगी। क्या? हाइड्रोजन, मतलब अब हाइड्रोजन 3 नहीं है, अब कितनी है? 2 + 2 4 है। ठीक है बच्चे, तो अब ये 4 हाइड्रोजन है और इस साइड पे अगर आप देखो तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसे कर दो मल्टीप्लाई बाय 2 ताकि 4 बन जाए। जैसे ही H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई लेकिन ऑक्सीजन जो है ये भी बदल गई। ये कितनी हो गए? 2 ऑक्सीजन एटम, मतलब कि साथ में ये भी बैलेंस हो गया। अब चेक करो एक बारी, यहाँ है 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के पास, तो यहाँ 2 नहीं बच्चे, यहाँ कितने हैं? 4 हैं। 2 + 2 ये वाले, तो 4 है रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन और यहाँ भी है 4 हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट के पास। ठीक है, नाइट्रेट है यहाँ पे कितने? 2 नाइट्रेट हैं रिएक्टेंट के पास और 2 ही नाइट्रेट आपके हैं प्रोडक्ट के पास भी। अब कैल्शियम देखिए, कैल्शियम जो है वो बैलेंस है, 1-1 है दोनों साइड पे। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। कौन सी ऑक्सीजन? जो यहाँ है, ठीक है, जो नाइट्रेट के अलावा है। तो ये कितने थे? 2 थे, 2 ऑक्सीजन और ये भी 2 यहाँ से हमने बैलेंस कर दिए। तो यानी कि ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, क्या? 2HNO3
प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दी हमने, इसको बैलेंस कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4 क्या दे रहा है, Na2SO4 प्लस H2O, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो बना रहा है सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर। ठीक है, अब इसकी करो बैलेंसिंग, तो हम लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास और कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और कितने हैं राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास है सोडियम बच्चे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक सल्फेट। ठीक है, अब जो सल्फेट है इसको आप यहाँ पे अलग भी ले सकते हो या फिर साथ में भी ले सकते हो, क्योंकि हमने सल्फेट को एक साथ लेके कर लिए हैं काफी क्वेश्चन, तो एक बारी हम सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग लेके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और सल्फर। अब फटाफट काउंट करते हैं, एक सोडियम है रिएक्टेंट के पास और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 + 4 यानी कि 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे ही लिखिए 1 + 4 है, मतलब 1 यहाँ से और 4 यहाँ से। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 + 2 है यानी कि 3 हाइड्रोजन है। सल्फर कितनी है हमारे पास, 1 है। ठीक है बच्चे, अब प्रोडक्ट में देखिए सोडियम है 2, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 4 + 1, वापस 4 + 1 यानी कि 5 है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिख दो, 2 है आपके पास, और लास्ट में सल्फर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे हमारी ध्यान देने वाली बात ये है कि बैलेंस क्या क्या नहीं है, सोडियम एटम बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास क्या, 1 + 2 यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम्स है रिएक्टेंट के पास, लेकिन सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके बच्चे प्रोडक्ट के पास। तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा बैलेंस। तो चलो देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2NaOH। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2NaOH करेंगे उसके साथ ही हमारी ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगी और हाइड्रोजन भी चेंज होंगे, तो उन्हें यहाँ हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या हो गया, ऐसा करते ही रिएक्टेंट में जो है आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बदल गए। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 + 4 यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गई, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब देखिए ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये अभी भी क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे हम, देखिए ऑक्सीजन एक एटम कम है और हाइड्रोजन 2। अगर ये जो वाटर मॉलिक्यूल जिसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी बैलेंस्ड। कैसे, देखो जब आप करोगे इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन है अब वो हो जाएंगे 4 + 2 यानी कि 6, बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन भी अब क्या हो जाएंगे हमारे, 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो अब जल्दी से इक्वेशन लिख दो, 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। काउंट कर लो,
2 सोडियम रिएक्टेंट में, 2 ही प्रोडक्ट में, 2 प्लस 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में यानी कि 6, 4 प्लस 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में यानी कि 6, ये भी बैलेंस है। 2 प्लस 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के पास है, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन ही हमारी प्रोडक्ट के पास भी है, ये भी बैलेंस है। एक सल्फर है रिएक्टेंट के पास और एक ही सल्फर है प्रोडक्ट के साथ, यानी कि ये हो गई है हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी ये इक्वेशन जहां क्या हो रहा है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और क्या दे रहा है आपको AgCl जो कि है सिल्वर क्लोराइड, और उसके साथ में NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसे बैलेंस कीजिए। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। अब यहाँ देखो बच्चे क्या है हमारे पास, सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है और नाइट्रेट को मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अब काउंट करते हैं। रिएक्टेंट में है 1 सोडियम, प्रोडक्ट में भी है 1 सोडियम, रिएक्टेंट में है 1 क्लोरीन, प्रोडक्ट में भी है 1 क्लोरीन, रिएक्टेंट में 1 सिल्वर एटम, प्रोडक्ट में भी 1 सिल्वर एटम, रिएक्टेंट में 1 नाइट्रेट एनायन और प्रोडक्ट में भी 1। यानी कि हमें क्या पता चला, ये तो पहले से ही एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसी को लिख दो सीधा अपने आंसर में, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3 बच्चे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट कर रहा है आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, और साथ में बना रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। बेरियम है हमारे पास, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। अब देखो बच्चे, सल्फर ऑक्सीजन को आप अलग अलग भी ले सकते हो, साथ में भी ले सकते हो, मैं लिख रही हूँ सल्फेट है। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट के पास है 1 बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट। प्रोडक्ट के पास है 1 बेरियम, ठीक है, 1 ही क्लोरीन, साथ में 1 हाइड्रोजन और 1 ही सल्फेट। ठीक है, अब अनबैलेंस क्या है, ये दोनों है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस है, और कितने फैक्टर का चेंज है, सिर्फ 1 का। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट में कर दो दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड, मतलब क्या कर दो 2HCl कर दो, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चे, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या दे रहा है हमें, BaSO4 प्लस 2HCl। अब चेक कर लो, 1 बेरियम रिएक्टेंट के पास है, 1 बेरियम आपके प्रोडक्ट के पास है, 2 क्लोरीन रिएक्टेंट में है और 2 क्लोरीन एटम आपके प्रोडक्ट के पास है, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और 2 ही हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट के पास भी हैं, 1 सल्फेट है रिएक्टेंट में और 1 सल्फेट है प्रोडक्ट में, यानी कि ये अब इक्वेशन बन गई क्या बच्चे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी क्या है बच्चे, हमें रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस ही करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है। ठीक है, यहाँ हमें दी गई है क्या, वर्ड इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे चेंज कर लेंगे केमिकल इक्वेशन में और फिर हम कर देंगे उसकी बैलेंसिंग। तो सबसे पहले देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनको एटम्स को करेंगे काउंट। देखिए यहाँ है हमारे पास कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। कैल्शियम है एक रिएक्टेंट में और एक ही प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन देखिए बच्चे 2 तो आ रहा है आपका हाइड्रोक्साइड से और 2 आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि 4। अब यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन आपके आ रहे हैं कार्बोनेट से प्लस 1 ऑक्सीजन वाटर से, यानी कि 4 हो गए ये भी। हाइड्रोजन देखो 2 आपकी हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के पास और प्रोडक्ट के पास भी कितनी है 2H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। कार्बन देखिए बच्चे 1 कार्बन है आपकी यहाँ रिएक्टेंट में और 1 कार्बन आपकी है यहाँ प्रोडक्ट में, यानी कि हमें क्या पता चला कि इस इक्वेशन के अंदर सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस है। कैल्शियम भी बराबर, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी। तो यानी कि ये इक्वेशन क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक कैल्शियम, ठीक है बच्चे, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, 3 + 1 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये ऑलरेडी ही क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इससे आप ऐसे ही लिख दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है बच्चे, ये हो गई रिएक्शन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिंक यानी कि Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 क्या बनाएगा जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3। क्या मैंने सही लिखा? नहीं बच्चे, गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि Zn होता है +2 तो उसके साथ कितने नाइट्रेट आएंगे 2 नाइट्रेट आएंगे प्लस सिल्वर यानी कि Ag। अब इस इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। तो चाहिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं। एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, जिंक है, सिल्वर है और नाइट्रेट को मैं एक साथ ले रही हूं तो नाइट्रेट है। रिएक्टेंट में है एक जिंक, प्रोडक्ट में भी एक है भाई। सिल्वर है रिएक्टेंट के पास एक, प्रोडक्ट के पास भी एक। नाइट्रेट है रिएक्टेंट के पास एक लेकिन प्रोडक्ट के पास हैं 2, यानी कि इसे अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो यहाँ पे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही Ag भी हो जाएंगे 2। अब इससे करो प्रोडक्ट में बैलेंस, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 2Ag। अब इसको देख लो, एक जिंक रिएक्टेंट के पास है, एक जिंक आपका प्रोडक्ट के पास है। 2 Ag आपके किसके पास है रिएक्टेंट के पास और 2 ही आपके प्रोडक्ट के पास है। 2 नाइट्रेट है रिएक्टेंट में और 2 नाइट्रेट आपके हैं प्रोडक्ट में, यानी कि अब ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसे लिख लो Zn प्लस 2AgNO3 क्या देगा हमें ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम यानी कि Al रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 से और क्या बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। अब लिख लो फटाफट टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और कितने हैं राइट हैंड साइड पे। क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और क्लोरीन है। एक है रिएक्टेंट के पास एल्यूमिनियम, एक ही है प्रोडक्ट के पास। कॉपर है हमारा एक रिएक्टेंट में और एक प्रोडक्ट में। क्लोरीन 2 रिएक्टेंट में लेकिन 3 प्रोडक्ट में, यानी कि हमें अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे हमें इस क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ 3 और 2 है तो हमें इससे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 और इसे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ लगा दो क्या 3CuCl2 और यहाँ लगा दो 2AlCl3। अब देखो कॉपर और एल्यूमिनियम भी तो बदल गए तो उन्हें भी ठीक करना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट के पास कितने हो गए 3 कॉपर हो गए तो यहाँ कर दो 3 कॉपर और यहाँ पे अब एल्यूमिनियम जो है प्रोडक्ट में हो गए 2 बच्चे। तो इसे भी बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फटाफट से चेक कर लो 2 एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में है 2 प्रोडक्ट में है। ठीक है, 3 कॉपर है रिएक्टेंट के पास और 3 ही है प्रोडक्ट के पास, ये भी ठीक। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 क्लोरीन है रिएक्टेंट के पास तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 6 क्लोरीन ही है हमारे किसके पास प्रोडक्ट के पास भी, यानी कि ये इक्वेशन हो गई कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको लिख लो अब 2Al प्लस 3CuCl2 क्या देगा हमें 2AlCl3 प्लस 3Cu बच्चे। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड कर रहा है रिएक्ट पोटेशियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाने के लिए। तो लिख लो बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 से और क्या बना बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है बच्चे, अब इसे बैलेंस कीजिए। एलिमेंट कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और कितने हैं आपके राइट हैंड साइड पे। बेरियम है भाई, क्लोरीन है, पोटेशियम है और एक सल्फेट का एनायन है। रिएक्टेंट में देखिए एक बेरियम 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम और एक सल्फेट है। प्रोडक्ट में कितने हैं बच्चे एक बेरियम 1 क्लोरीन 1 पोटेशियम और एक सल्फेट। अब बेरियम और सल्फेट जो है ये तो है इक्वल क्योंकि दोनों साइड क्या है आपके बराबर हैं। ठीक है बच्चे, बेरियम देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, सल्फेट यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि बेरियम और सल्फेट तो इक्वल हैं। गड़बड़ कहाँ है पोटेशियम और क्लोरीन में। ठीक है, तो क्या करेंगे इन्हें कर दो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2KCl कर दो। अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बेरियम 1 है तो यहाँ भी कितने हैं 1 है आपके प्रोडक्ट में। क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट के पास तो प्रोडक्ट के पास भी 2 है। पोटेशियम रिएक्टेंट में 2 है तो आपके प्रोडक्ट में भी पोटेशियम कितने हैं बच्चे 2 है। और सल्फेट है रिएक्टेंट के पास 1 तो प्रोडक्ट के पास भी 1 है। यानी कि अब क्या हुआ हमारी इक्वेशन बन गई है एक कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसे लिख लो एक बारी BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है K2SO4 के साथ तो क्या बना रहा है BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है पर साथ में क्या बताना है टाइप ऑफ द रिएक्शन भी बताना है कि आखिर किस तरीके की रिएक्शन हो रही है ये भी बताना है बैलेंसिंग के साथ। तो चलो सबसे पहले क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड BaI2 से और क्या बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब बना लो अपनी टेबल, एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चे और कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और कितने हैं राइट हैंड साइड पे। एक है पोटेशियम, ब्रोमीन है हमारे पास, बेरियम है और आयोडीन है। रिएक्टेंट के पास एक पोटेशियम एक ब्रोमीन एक बेरियम और 2 आयोडीन है बच्चा। प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट के पास है एक पोटेशियम
ब्रोमीन कितनी है देखिए 2 है बच्चा, बेरियम कितना है 1 है, और आयोडीन भी 1 है। यानी कि पोटेशियम और बेरियम तो बराबर हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को अगर हमें इक्वल करना है तो यहाँ करना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोडीन के साथ, तो ये 2Ki जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पोटेशियम जो है वो चेंज हो गया बच्चे। तो इस पोटेशियम को चेंज करना पड़ेगा यहाँ, मतलब प्रोडक्ट के पास है अब 2 पोटेशियम। अब इसको बैलेंस करेंगे हम कहाँ, रिएक्टेंट में क्या कर देंगे 2 KBr। अब क्या हुआ, ब्रोमीन चेंज हो गया, मतलब 2 ब्रोमीन हो गया, वो तो हमें 2 ही चाहिए था। ठीक है, अब फटाफट देख लो, रिएक्टेंट के पास है 2 पोटेशियम, प्रोडक्ट के पास भी 2 हैं। रिएक्टेंट में है 2 ब्रोमीन, प्रोडक्ट में भी 2 ब्रोमीन है। रिएक्टेंट में है 1 बेरियम, प्रोडक्ट में भी 1 बेरियम। रिएक्टेंट में है 2 आयोडीन और प्रोडक्ट में भी 2 आयोडीन एटम। यानी कि अब ये बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन, इसे लिख लो 2 KBr प्लस BaI2 क्या दे रहा है 2Ki प्लस BaBr2 बच्चे। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया, बैलेंसिंग कर दी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप का है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो KBr है और जो आपका BaI2 है ये आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे, KBr था और यहाँ पे BaI2 था। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस जब भी होगा तब हम क्या कहते हैं कि क्या हुआ है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप बोलोगे ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। ठीक है बच्चे, तो हमसे जो पूछा गया है कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट पे चले, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट कर क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लो ZnCO3, यानी कि जिंक कार्बोनेट ने बनाया जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंसिंग ही तो करनी है। अब लिखेंगे एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। क्या है हमारे पास, जिंक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में है 1 जिंक 1 कार्बन और 3 है ऑक्सीजन एटम्स। अब प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में है 1 जिंक और 1 कार्बन। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1 + 2 यानी कि 3। जिंक भी बैलेंस है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें बताना है कि ये आखिर किस टाइप की रिएक्शन है। तो बच्चे हमको पता है क्या, कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड टूटेगा यानी कि डीकंपोज होगा और बनाएगा 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंसेस, तब हम क्या कहेंगे कि कौन सी रिएक्शन हुई है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई है। तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे कि ये रिएक्शन क्या है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब H2 + Cl2 ने बना दिया HCl। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग। ठीक है, एलिमेंट्स लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, 2 है रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन और 2 है क्लोरीन।
पर प्रोडक्ट में है सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो सिंपल, इसको कर दो बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई करके 2HCl। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन हो गई क्या हो गई आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है क्या टाइप है इस रिएक्शन का। तो हमने क्या पढ़ा है, व्हेन 2 or more chemical substances combine together they to form one chemical substance, that reaction is called combination reaction। मतलब मैम, जब भी 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स आपस में जुड़ के मिल के बना दे वन केमिकल सब्सटेंस, तब हम कहेंगे कि वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, H2 और Cl2 ने आपस में जुड़ के बनाया HCl। तो यानी कि ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। फटाफट लिख दो, MgHCl के साथ रिएक्ट करके बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 प्लस H2 गैस। अब इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। मैग्नीशियम है हमारे पास, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। 1 है मैग्नीशियम रिएक्टेंट में, 1 ही हाइड्रोजन है और 1 ही क्लोरीन है। अब प्रोडक्ट में आ जाओ, मैग्नीशियम तो 1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन और 2 है क्लोरीन, यानी कि अनबैलेंस्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्या करेंगे, सिंपली जो HCl है उसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई बच्चे, 2HCl कर दो। अब देख लो, एक मैग्नीशियम रिएक्टेंट में, एक मैग्नीशियम प्रोडक्ट में, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 2 ही प्रोडक्ट में है। 2 क्लोरीन है कहाँ, रिएक्टेंट के पास, और 2 ही क्लोरीन कहाँ है, प्रोडक्ट के पास। यानी कि अब ये जो रिएक्शन है ये हो गई हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या बताना है नेक्स्ट, कि आखिर किस तरीके का रिएक्शन हुआ है। तो बच्चे हम क्या कहेंगे, देखो ये रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम गया HCl के पास और हाइड्रोजन की जगह पे इसने बना लिया अपना क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन ने बना ली H2 गैस। मतलब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लिखेंगे ये रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वन मीन व्हेन दे से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि रिएक्शंस जो हमारी होती हैं ये 2 तरीके से हो सकती है। एक को हम क्या कहते हैं बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, थर्म जो हमारा टर्म है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हीट। ठीक है बच्चे, थर्म का मतलब है हीट। और यहाँ क्या हो रहा है, एंडो से याद क्या रखना है, एंडो मतलब अंदर, मतलब वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, वो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो का क्या मतलब है, बाहर, मतलब हीट को बाहर छोड़ना, मतलब वो रिएक्शन जो हीट इवॉल्व करेगी उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, जिसमें हीट होगी इन्वॉल्व्ड। ठीक है बच्चे, हीट हमें देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को। और एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, जिसमें आपकी हीट होगी इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब क्या है, हीट का बाहर निकलना, मतलब रिएक्शन होगा तो हीट निकलेगी। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या चाहिए, इनके एक एक एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल ले लो, जब आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तब बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इससे हमें देनी पड़ती है क्या, हीट। ठीक है बच्चे, दूसरी तरफ देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में जब हमारा कोल बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो बनाता है CO2, तब वो क्या करता है, साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी भी तो देता है। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व्ड होगी, हीट एनर्जी निकलेगी, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी इवॉल्व्ड हुई। अब बच्चे रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, जब हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी सेल्स के अंदर, रेस्पिरेशन कहाँ होगी, हमारे सेल्स में होगी, तब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। वो क्या करता है, वो करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। इस केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनता है, बनती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आप एक्सेल करते हो, बाहर छोड़ते हो। ठीक है बच्चे, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में क्या बनता है, वाटर भी बनता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही नहीं बनता, बल्कि साथ में क्या बनती है बच्चे, बहुत सारी एनर्जी, वो एनर्जी जो हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है बच्चे, तो वो एनर्जी जो बन रही है, मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी इवॉल्व्ड हो रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये क्या है, हमारी एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं हम, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके बच्चे, तो बेटा आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए अपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं।